नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान की उस हरकत की बात करें जो शायद कभी नहीं सुधर सकती। भारत में अब तक जिस तरह से भारत ने हर बार पाकिस्तान को मौके दिए, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। भारत के अब तक हुई हर जंग में पाकिस्तान ने मार खाई, लेकिन इसके बावजूद 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य ठिकानों और आतंकी ठिकानों पर हुई कार्रवाई और उसकी तबाही के बावजूद, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक में हुई बर्बादी के बावजूद पाकिस्तान का भारत विरोधी रवैया सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान के हुक्मरानों को जब भी जनता का डर सताता है, उन्हें अपनी सेना में जोश भरने की खोखली कोशिश करनी होती है, तो भारत का नाम ले लेते हैं, अपने भारत विरोधी सुर तेज कर देते हैं और एक बार फिर से वही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर वही किया गया है। जी हां, पाकिस्तान के सीडीएस आसिम मुनीर एक बार फिर भारत विरोधी जहर उगलते हुए नजर आए। वो थे बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान जहां पर सबसे ज्यादा पाक सेना ने शोषण किया, वो बलूचिस्तान जहां की जनता चीख चीख कर ये कहती है कि पाकिस्तान की सेना वापस जाए। बलूचिस्तान में पहुंचे आसिम मुनीर, वहां पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सीमा में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भारत पर बलूचिस्तान में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी ताकतों को कुचल देगा जो हिंसा फैलाते हैं, जो विकास कार्यों को रोकते हैं। अब खबर है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना की जो स्थिति है वो बहुत कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बीएलए के लड़ाकों की बात करूं तो लगातार पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल हैं वो यहां पर हमला करते रहते हैं और बलूचिस्तान की जो जनता है वो लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नाराजगी जताते रहे हैं। और समझिए, ऐसे हालात में उस इलाके पर पाक सेना का नियंत्रण कमजोर ना पड़े, ये कोशिश कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को प्रताड़ित किया, अब उसी बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की सेना के खिलाफ झंडे बुलंद कर रही है, अपनी आवाज बुलंद कर रही है और यहां पर स्थिति कमजोर होती नजर आती है। और इसी वजह से अब आसिम मुनीर पहुंचे बलूचिस्तान, पाकिस्तान की सेना का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए। लेकिन आप जानते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान सिर्फ जुबानी जहर ही नहीं उगलता, भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को शह देता है। यह हम सभी जानते हैं समय समय पर किस तरह से लगातार यहां पर यही परिस्थिति नजर आती रही है। और आप इसको ऐसे समझिए, बलूचिस्तान की जनता नाराज क्यों है? बलूचिस्तान की जनता कहती है कि हमेशा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, यहाँ के सेना अध्यक्षों ने, पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान की छाती को चीरकर वहां का पानी, वहां का खून, वहां की सारी संपदा वहां से ली और उसका फायदा खुद उठाया, लेकिन बलूचिस्तान की जनता को नहीं दिया। अब आप ये समझिए, बलूचिस्तान की जनता इसीलिए परेशान होती है कि बलूचिस्तान सबसे ज्यादा समृद्ध हिस्सा है पाकिस्तान का, केपीके सबसे समृद्ध हिस्सा है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों को अभी तक उनकी चिंता नहीं हुई। वहां से पैसा कमाते हैं और भेज देते हैं पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में या फिर अपनी जेबों में, और इसी बात को लेकर नाराजगी हमेशा जताई जाती है। और वहां पर बीएलए, बीएलएफ से तमाम अलग अलग संगठन, अलग अलग फ्रंट अब विरोध जताते हैं। पाकिस्तान की सेना को मुजफ्फराबाद में कदम रखने तक की इजाजत नहीं दी जाती, ये भी स्पष्ट तौर से कहा जाता है और ये तक कहा जाता है कि उन्हें वापस जाना होगा। आपको याद होगा, कुछ समय पहले इसी बलूचिस्तान में, इसी केपीके के इस हिस्से में कुछ समय पहले यहां पर जो लोगों की नाराजगी का सामना जब पाकिस्तान की सेना को करना पड़ा, तो उनकी वर्दियां आपको वहां पर लटकी हुई नजर आई थी और बाकायदा 10 रुपए कीमत रखी थी उनकी नीलामी या उनके बेचने के लिए। दरअसल ये सांकेतिक तौर से नाराजगी थी। अब आप ये समझिए, पाकिस्तान की सेना के सामने कई तरह के खतरे मौजूद हैं, या यूं कहा जाए कि मुनीर के पास में हर मोर्चे पर वो घिरते हुए नजर आते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बलोच आर्मी जो है वो लगातार विरोध जताती रही है और जिस रूप में यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन नजर आते हैं, उससे तो यही नजर आता है कि बीएलए, यहाँ पर मौजूद बीएलएफ, दूसरी तरफ अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान जो घिरा हुआ है उसमें किस रूप में लगातार उनकी चुनौतियां बढ़ती हैं। सिर्फ बीएलए या बीएलएफ नहीं,
टीटीपी भी लगातार इसी रूप में उनकी चिंता बढ़ाते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से भी ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। अफगानिस्तान, तालिबान, यहां पर इसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आती है। और वहीं जैसा मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर चाहे बात खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे बात बलूचिस्तान की हो, इसी तरह से तनाव लगातार देखने को मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा के भी लोग पाकिस्तान से नाराज हैं। तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की सेना के बीच संघर्ष अक्सर होते हैं। पाक सेना यहां पर लोगों पर अत्याचार करती है, ये आरोप यहां के लोगों के हैं। अफगानिस्तान का मैंने जिक्र किया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से पाकिस्तान के आरोपों को नकारता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान के बीच का तनाव, अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान के साथ बॉर्डर यानी कि डुरून लाइन को भी नहीं मानता। ये अपने आप में एक चुनौती है। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान पर अक्सर बड़े हथियारों से हमले भी करती है। रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी चुनौती है पाकिस्तान आर्मी की, रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद इमरान खान के परिवार, उनके समर्थकों में पाकिस्तान सरकार और खास करके आसिम मुनीर के खिलाफ जमकर नाराजगी है। और ये लोग इमरान खान को अवैध रूप से सजा दिए जाने का आरोप लगाते हैं। तो टीटीपी का अलग एक तरह से बड़ा विरोध प्रदर्शन है। तो चारों तरफ से आसिम मुनीर घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कैसे झूठे खोखले वादे और हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तानी हुक्मरानों के जीवन का सिर्फ एक मकसद है, भारत के खिलाफ जहर उगलना। उन्हें जब जब जनता से डर लगता है, भारत के खिलाफ बयान दे देते हैं, जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, करेंगे चर्चा। लेकिन इसी बीच जो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान में हुक्मरान जनता से डर गए हैं? क्या आसिम मुनीर को सेना में विद्रोह का खतरा महसूस होता है? क्या बलूचिस्तान में पाक सेना पर बीएलए के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ में कनेक्टेड है। पाकिस्तान से पत्रकार मोहसिन रजा खान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। नए साल के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नया साल उम्मीदों वाला नजर आ रहा था, लेकिन मोहसिन रजा जी, जिस तरह से हमें ऐसा लग रहा था कि नया साल शायद उम्मीदों के साथ में आए, जो तमाम तनाव है उसको खत्म करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह से आसिम मुनीर का बयान, शब्द भारत के खिलाफ जहर, ऐसा लगता नहीं है कि वो उम्मीदें लेकर आएगा। ऐसा लगता है कि वो वही जहर और एक बार फिर से नफरत वाली सियासत करते हुए नजर आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखे, लेकिन इंडिया जो है पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको मालूम है। जबलपुर एक्सप्रेस में हमला हुआ और जितने भी दहशतगर्दी के हमले हुए, उन्हें पाकिस्तान की फौज ने बड़ी अच्छे अंदाज में नाकाम भी बनाया और दहशतगर्दों को पार भी कर दिया। मैं अभी हाल ही में कोयटा में था और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि कोयटा बहुत अमन है और वहाँ पे पाक फौज ने एक सिलसिला शुरू किया है नेशनल वर्कशॉप का, जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब किया था, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। और इस वर्कशॉप से और अवामी रातों से एक बड़ी तब्दीली बलूचिस्तान में आ रही है कि वहाँ पर माहौल बड़ा खुशगवार हो रहा है। और गैर मुल्की मुदाखलत से जो वहाँ पे लोगों के जहन खराब किए गए थे, वो सब लोग अपने वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उनके गिले शिकवे जरूर है, लेकिन अब उन्हें हकायक का भी इल्म हो रहा है कि उनके साथ गैर मुल्की ताकतें जो है उन्हें इस्तेमाल कर रही है और उन्हें इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के हालात खराब कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान की नेशनल वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे रावलपिंडी में हर 3 महीने के बाद मिलते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा है, इससे हुकूमत में फौज के और
अवाम के दरमियान जो दूरियां थी वो खत्म हो नहीं रही नहीं, है। लेकिन और इससे मोहसिन रजा, ऐसा लगता है कि जब जब अगर खुद चाहे बात जनता का डर हो या फिर वोट का डर हो या फिर बाकी किसी चीज का डर हो, तो पाकिस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान की याद आ जाती है। और बलूचिस्तान में बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ पर फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। फुटप्रिंट्स कहाँ नजर आते हैं सर? अभी तक कौन से ऐसे आप लोगों की तरफ से ऐसे सबूत पेश कर दिए गए? हवा में बात करेंगे तो हवा में चीजों को स्वीकार कर लिया जाएगा क्या? लेकिन मैं चाहूंगी संजीव मलिक जी, इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। बलूचिस्तान के आवाम के आरोप क्या रहते हैं? बलूचिस्तान की जनता ने आरोप ये लगाए कि उनकी तरफ वहां की सेना ने, वहां की सरकारों ने, वहां के ये कहा जाए कि किसी ने भी, कोई भी जो जिम्मेदार है, कभी वहां की जनता का ध्यान नहीं रखा। मूलभूत सुविधाओं के लिए दो चार होना पड़ता है वहां के लोगों को, और पाकिस्तान की सेना उनके साथ में उन्हें टॉर्चर करती है। और यही वजह है कि कुछ समय पहले हमने देखा था कि जिस तरह से वहां की सेना को पीछे किया और वर्दी तक उतरवा ली गई थी पाकिस्तान की सेना की, जो प्रदर्शनी में लगाई थी सांकेतिक तौर से, वो एक बहुत बड़ा विरोध था। तो इसमें बार बार ये कहा जाए भारत की याद आ जाना, क्या ये लगता है कि सिर्फ जहां पर कमजोर महसूस हो रहा है भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, और वही आसिम मुनीर कर रहे हैं? नैना जी नमस्कार, आपको और सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। और साथ में मोहसिन रजा साहब को भी बहुत बहुत स्वागत। नैना जी, जी थैंक यू। नैना जी देखिए, एक बात सुनिए, हमें अगर किसी समस्या को समझना है ना, उसकी हमें जड़ से बात करनी पड़ेगी और पूरे दिल खोल के बात करनी पड़ेगी, चाहे हमारे अगेंस्ट जाए या हमारे फोर में जाए। पाकिस्तान का आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान 47 में जब से हमसे कट के अलग हुआ है ये पीस ऑफ लैंड, पाकिस्तान का एक मुद्दा क्या रहा है? कभी पाकिस्तान ने अपनी किसी इकोनॉमी पे ध्यान दिया? 60 तक तो एक नेचुरल वे में, चूंकि हम लोग अंग्रेजों को से मुक्ति पाए थे, तो 60 तक पाकिस्तान एक अच्छी पेस पे जा रहा था, क्योंकि जमीन फर्टाइल थी, एक प्रोपोर्शनली डिवीजन हुआ था एसेट्स का, और उसके साथ साथ भारत में भी पेश नहीं पा, बहुत बहुत भारत देश था। तो इस बात को पढ़ते हुए मैं ये जड़ पे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का उदय, पाकिस्तान का क्रिएशन इस्लाम यानी देश के रिलीजियस बेसिस पे हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक रिलीजियस पे वो चाहते थे, उस टाइम के जो भी हालात थे उन इस्लाम के बेसिस पे उसका एक क्रिएशन हुआ। उसके बाद पाकिस्तान अगर चाहता तो अपने आप को सेक्युलर रख के एक अच्छी शिक्षा देता और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था की नींव डालता, सो दैट आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पौध, आने वाले नागरिक एक ऐसे नागरिक हो जो देश को कंट्रीब्यूट करे और देश के अंदर देशभक्ति के हित से सोच सोच के अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचे। ये बात अगर मैं मूल में जाऊं, पाकिस्तान का क्रिएशन भारत के एंटी हुआ है। भारत एक दिन भी पाकिस्तान को आंख नहीं सुहाया है। 47 में आजाद हुआ, 14 अगस्त को आजाद हुआ और अगले साल चढ़ाई कर दी कश्मीर पे। देखिए वो कश्मीर, मतलब मैं छोटे छोटा इसलिए टच कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब मुद्दा ही गलत है, बेसिस ही गलत है, आपकी नींव ही गलत पड़ी है, तो उस पर भवन अच्छा खड़ा कैसे हो सकता है? नींव ये पड़ी कि इन्होंने, कलात के राजा थे, कलात के राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, एक समय तक कलात के राजा इंडिपेंडेंट रहे, उसके बाद पाकिस्तान ने वहां पे अटैक किया, जैसे उन्होंने कश्मीर में किया, इसी तरह से वहां अटैक किया, उसको जबरदस्ती मिलाया गया। वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, जिसमें क्वेटा आता है, बलूचिस्तान पूरा आता है। बलूचिस्तान भी एक तरह देखा जाए जबरदस्ती कब्जे वाली कहानी है। चलो हिस्ट्री तो बहुत लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान आज, पाकिस्तान का देखिए क्रिएशन जो है ना, आप पाकिस्तान की आर्मी को देख लीजिए, पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वहां की आर्मी रही है, आज से नहीं। अगर मैं कंपेयर करूं भारत पाकिस्तान का, भारत की आर्मी कंस्ट्रक्टिव एजेंसी, कंस्ट्रक्टिव कंपोनेंट है इस देश का, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के अंदर देश चलता है। आर्मी जैसे कहती रही, आज से नहीं पहले से, और मेरे पाकिस्तानी मेहमान जो है इस बात को एग्री करेंगे कि वहां पे जो जनरल साहब कहते हैं, जनरल साहब के हिसाब से देश चलता है, जनरल साहब के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, प्रेसिडेंट चलते हैं, नाम उनको संविधान का जरूर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एक मुजाहिरा अभी लेटेस्ट है, 27वां संविधान संशोधन हुआ है। देखिए आप लोग फ्री हो अपने संविधान में संशोधन करने के लिए, अपने आइन को अपने हिसाब से लिखने के लिए, लेकिन जो उसके सामने जो से आउटकम आता है वो चीजों पर डाउट खड़ा करता है। देखिए आप मोहसिन साहब एक चीज बताइए, आप तो बहुत समझदार लोगों में गिने जाते हैं पाकिस्तान के, अपने थिंकर में समझे जाते हैं। आप एक चीज बताइए, कोई आदमी अपने आप को अमर क्यों करना चाहता है? वो क्यों चाहता है कि मैं बुढ़ापे तक मेरे पास कोई केस न चले? वो क्यों चाहता है कि मैं चाहे जो भी मिस एप्रोप्रिएशन करूं, फाइनेंशियल फ्रॉड करूं, या देश पे जबरदस्ती करूं, फ्यूचर में लोगों के हक छीनूं, या वहां के पत्रकारों को जेल में बंद करूं, क्यों उन पे केस नहीं चलना चाहिए? और क्यों आपने एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर दिया वहां पे? देखिए हमारे, आप ठीक है, आप झेलेंगे वहां पे, आप वहां के बाशिंदे हो, वहां के सिटीजन हो
हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ जो आपकी रेटरिक रही है ना, और जो बराबरी कराए, देखिए कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता। हम कभी चाइना की बराबरी में नहीं जाते। हम चाहते हैं हम चाइना से एक कदम आगे जाए। आपकी कोशिश होना चाहिए था, आप शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में, डेवलपमेंट में हमसे 2 कदम आगे की सोचे ना। इसमें आप कोई हमारे शक बराबरी नहीं क्यों सर। सोचते हो? हर चीज में, हथियारों में आप बराबरी करते हैं। आप हथियारों के साथ साथ हमारी इसमें बराबरी करते हैं। बराबरी मत कीजिए। लेकिन हमसे सर सबसे आगे जाइए आप महत्वपूर्ण बात डेवलपमेंट यह में। है संजीव मलिक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग तरकीब लगाता है, सोचता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है। अगर वो अपने आप को बढ़ाने के लिए अगर ऐसा कुछ कर लेता तो बात कुछ अलग होती। पाकिस्तान से एक और पत्रकार अली असगर भट्टी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, फिर मैं अली शाह का भी रुख करती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए अली असगर भट्टी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर बार जब जब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरकार या सेना घिरती हुई नजर आती है, उसको याद आ जाती है हिंदुस्तान की। अब बलूचिस्तान में जिस तरह से ये आरोप लगाया कि भाई यहां पर जो हालात हैं वो हिंदुस्तान की वजह से हैं, असल में बलूचिस्तान की जो जनता नाराज है वो पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों की वजह से नाराज है, ना कि भारत की वजह से। अगर बलूचिस्तान इतना पीछे है जहां पर 20-22 घंटे लाइट नहीं रहती, वहां पर लोग अभी भी अपने अधिकारों को लेकर बात करते हैं। कई ऐसी बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, कहती है कि 40,000 से ज्यादा लोग गायब हैं और अक्सर वहां पर लाशें किल एंड डंप वाले फॉर्मेट में पड़ी हुई मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह, और जब जब उन्होंने आवाज उठाई, सरकार से अपने अधिकार की बात की, तो उन्हें वहां की सेना ने सिर्फ कुचला है और यही वजह है नाराजगी की। और उसमें आरोप लगा देते हैं आसिम मुनी कि भारत का हाथ है। असल में जो स्थिति है वो तो पाकिस्तान की दमनकारी नीति की वजह से है। जी, सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो। तो दूसरी बात यह है कि आपने 40,000 का फिगर कहा। 40,000 तो पाकिस्तान में ऐसे कि वो लापता अफराद ही नहीं है। लिस्ट आपके पास पता नहीं कहां से आ गई, रिपोर्ट कहां से आ गई। जो बलूचिस्तान है इस वक्त थोड़े से हालात खराब कुछ अर्सा पहले जरूर हुए थे, लेकिन इस वक्त अमन है। और जब भी यानी कि आपको बलूचिस्तान की बात आती है तो लेकिन आपके उसके साथ आपको पहले भी बताया कि ताने माने भी आपके साथ मिलते हैं। तो यहाँ की सूरत हाल तो ऐसी होती है कि वहां पर जब भी आपने देखा होगा कि जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया था, उसमें आपके देखें कि वहां पर हमारे DGI ने वहां पर प्रूफ दिया था कि आपसे मैं पैसे आपको लिए बता गए थे। दूं अली वहां असगर पर भट्टी, सबसे पहले तो आपने रिपोर्ट की बात की, तो HRCP जो कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये मैंने आंकड़ा उसी की रिपोर्ट के हवाले से दिया है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है, मैं आपके साथ में आंकड़े की बात कर रही हूं, ये जो 40,000 से ज्यादा लोगों के गायब होने की बात है, ये ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है और उसी रिपोर्ट का एक अंश है। और दूसरी बात, आपने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया, यही तो एक बड़ी बात हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, ऐसे कौन से सबूत नजर आए? सबूत पेश कीजिए ना, अंतरराष्ट्रीय मंच पे सबूत पेश कर दीजिए। हर बार पाकिस्तान की तरफ से झूठा नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती है, आप सबूत पेश करें। सबूत भी पेश किए हैं, कॉल्स भी बताई गई है कि इंडिया से जो कॉल्स आ रही हैं, जिस बंदों को कॉल्स आ रही हैं, जहां से पैसे किए जा रहे हैं, जो पैसे भिजवाए जा रहे हैं, वो पूरे प्रूफ दिए गए। और कैसे देने हैं, इंटरनेशनल लेवल तक बताया गया कि जहां भी ताने माने मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं। हम स्कूलकारी भी बताइए। इससे देखें, सबसे पहले तो यानी कि आपको पहले बताया है कि सर अभी आप देखें, पहलगाम की बात ले लें, आपके वहां पर अभी आज की NR की जो रिपोर्ट है वो आप अपना चेक कर लेना। आपके इंडिया के जो सियासतदान है वो किसका इल्जाम लगा रहे हैं? उन्होंने हमेशा ये वो सीता पांडे जो है वो आप ही का सियासतदान है, किसी और का तो नहीं है। उनसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे आपने बेलगाम का वैसे इल्जाम लगाया गया, प्रूफ कुछ भी नहीं था। बेलगाम यानी कि वैसे बेफजूल पाकिस्तान का इल्जाम लगाया गया। इस बना पे देखें कि आपके अंदर के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि बेलगाम में हमने वैसे ही हमला कोई नहीं किया था, पाकिस्तान में इसको कोई ताने बाने नहीं मिलते। लेकिन हमने जब आपको प्रूफ है जाफर एक्सप्रेस में दिया, जो बलूचिस्तान में सुलहतकारी है वो आपकी बताई गई है और विद प्रूफ दी है, विद कॉल दी है। आपके दहशतगर्दों के बारे में हम बताएं, हमारे पास दहशतगर्द भी आपके मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करने के आए थे, वो भी सहूलत हमने इंटरनेशनल लेवल पे बताते हैं। हम ये नहीं बताते कि झूठ की नदियां नहीं बैठाते। जैसे कि नहीं आता, आपके यहाँ छोटी छोटी बात तो बड़े स्तर पर आ जाती है। अब आप कह रहे हैं कि सोल्जर्स आपके पास में मौजूद है हिंदुस्तान के। अली शाह, मुझे बताइए सोल्जर्स कौन से मौजूद है हिंदुस्तान के भाई पाकिस्तान में? वो बोले कि बड़े स्तर पर एक लंबी फहरिस्त है। और बलूचिस्तान की बात होती है, बात कहां की कहां पहुंच जाती है। अली शाह जी, देखिए यार जी, अभी फिलहाल आप मैं आप और दरखास्त करूंगा और इन देखिए शहबाज के आगे ये
ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की बात है, जब इनको फील्ड मार्शल, जिसको हम फील्ड मार्शल बोलते हैं, इसको फील्ड मार्शल घोषित नहीं हुआ था ये आदमी। अब फील्ड मार्शल घोषित होते ही जो हमारे हैं तो सीडीएस बनने का दावा कि मेरे को सीडीएस बनना है। जवाहर शरीफ साहब चले गए विदेश और इनके दस्तावेज पे दस्तखत नहीं किया, तो अब दोनों में खुंदक बन गई, अब दोनों में अनबन बन गई। और ये जो वीडियो आप देख रही हैं कि अब फील्ड मार्शल सल्यूट कर रहा है शहबाज शरीफ साहब को, मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर शहबाज शरीफ साहब उल्टा सल्यूट करे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जो जनरल जियाउल हक ने किया था ना पाकिस्तान के अंदर, कि मजहब के नाम पे जहर उगला था। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी कि अगर जनता को, मास को, पब्लिक को बेवकूफ बुद्धू बनाना हो, अपने साथ लेकर आओ, तो सीधी सी बात है भैया, मजहब की चूरन दे दो उनको। मजहब की चूरन दे दोगे तो लोग आपकी बात पे यकीन करें। 16 अप्रैल पिछले साल, मैं पिछले साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, ये 2026 शुरू हो गया है। 2025 में 16 अप्रैल को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक विपत्तिजनक, शर्मनाक, घटिया क्यों है पाकिस्तान की सेना में भारतीय क्या क्या 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला जाता है। फिर मार्शल आसिम मुनीर बयानबाजी पे बयानबाजी, इनका जो क्या बोलते हैं स्पीकर अली भुट्टो का जो ग्रैंडसन है बिलावल भुट्टो जरदारी, बयान देता है या तो खून बहेगा तो पानी बहेगा, और अगले दिन परिवार को कनाडा निकाल देता है। और यही और मुझे लगता है कि अलीशा आपने ये जो पॉइंट्स उठा रहे हैं, दरअसल यही एक बहुत बड़ी वो वजह है जिसको लेकर बलूचिस्तान की आवाम तो जानती है ना, उनके आंखों के सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आसिम मुनीर की तरफ से बयान आता है कि भारत प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान में हिंसा फैला रही है, और यही बात यहाँ पर अभी अली असगर भट्टी और मोहसिन रजा भी कह रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो मैंने अभी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया, 2500 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर। यह रिपोर्ट खुद कहती है 40,000 से ज्यादा लोग गायब हुए, लाशें सड़कें पर मिलती है। पाक आर्मी की पॉलिसी है, यह भारत की पॉलिसी नहीं है मोहसिन रजा जी, भारत की पॉलिसी ये नहीं है। खास तौर से ये आप ही की तरफ की रिपोर्ट है, आप इसको मानेंगे? और एक और मैं बात जल्दी से इसी में समाप्त कर देती हूँ अपने दर्शकों को बताने के लिए, जिस तरह से खासतौर से पाकिस्तान का बजट जो है वो ये दर्शाता है कि बलूचिस्तान को फेडरल फंड्स का मात्र 9% मिलता है, जबकि पंजाब या अन्य प्रांतों को 50% से ज्यादा। अब मोहसिन रजा जी, ये असमानता पाक की वजह से या भारत की वजह से? देखिए, बात बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता कि पंजाब की आबादी जो है पाकिस्तान की 60% है, और उसके हिसाब से जब आबादी के हिसाब से फंड तकसीम होते हैं तो पंजाब को कम हिस्सा मिलता है। वो छोटे सूबों के लिए अपना कुछ हिस्सा छोड़ देता है, और पाकिस्तान में जो वाकई हुकूमत के फंड है, जो टैक्सेस से पैसा जमा होता है, उसकी तकसीम के लिए एक बाकायदा आईनी इदारा है। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान के मुकाबले जो पंजाब का प्रांत है पाकिस्तान वाला, वो ज्यादा बड़ा है, इसीलिए 9 और 50% का एक बड़ा डिफरेंस है। अब सीपेक की बात कर लेते हैं। एक बहुत इसी के दम पर ये कहा जा रहा है ना कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई चीजें बहुत सकारात्मक होंगी, चाइना ने सपोर्ट किया है, चाइना आपके साथ में है। सीपेक का जैसे ही पूरा ये इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद में कहा जाता है कि ग्वादर का जो इलाका है वो सीधे छीन लिया जाता है उससे, बलूचिस्तान से। अब स्थिति यह है कि जो वहां के मछुआरे हैं उनको वहां पर जाने तक की परमिशन नहीं मिलती, जिनकी रोजी रोटी पर उसी एक तरह से उसी पर वो आधारित है। तो इसीलिए तो आरोप लगाते हैं कि आप हमारी जमीन हमसे छीनते हैं, हमारी जमीन से पैसा कमाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान को क्या दिया जाता है? उन्हें ये मान के चलिए 24 घंटे तो छोड़िए, उन्हें 15 घंटे की बिजली पानी भी मयसर नहीं है। मोहसिन रजा जी,
जी, अब बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उससे अरे तो मैं ये पूछ रही हूँ, इसमें इख्तिलाफ भारत की गलती है या पाकिस्तान की नीतियों की गलती है? पाकिस्तान भारत की इसमें गलती नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी प्रॉक्सीज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फिर वही बलूचिस्तान बात। नेशनल फ्रंट भारत के कैद करते हैं, उन्हें फंड दिया जाता है, उन्हें हथियार दिए जाते हैं, उनकी उनकी रहनुमाई के लिए कुलभूषण सिंह वहाँ भेजा जाता है जो कि पाकिस्तान की कैद में है। और भारत पूरी तरीके से चाहता है कि बलूचिस्तान में उसके बड़े मफादात हैं, वो संजीव चाइना को मलिक। वहाँ काम नहीं करने देना चाहता, वो चाइना के लिए रुकावटें खड़ी करता है। तो इस सारी चीजों में इंडिया की जो है इन्वॉल्वमेंट किसी तौर पे भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो चाहता है कि पाकिस्तान ने के इलाकों में जो लोगों को महरूमी है, जो लोगों के मसाइल हैं, उससे वो सियासी फायदा उठाते हैं। अरे और मोहसिन उसके लिए रजा, ये उन्होंने आप लोगों की सोच की उपज हो गई ना। आपको लगता है कि जिस जगह पर आप कमजोर हैं आप उसमें पूरा ठीकरा फोड़ देंगे सीधे हिंदुस्तान के ऊपर। संजीव मलिक जी, बलूचिस्तान की जनता कहती है 24 घंटे में से उनको 12 से 15 घंटे भी बिजली पानी मयसर नहीं होता। 40,000 से ज्यादा लोग गायब होते हैं। जब जब आवाज बुलंद की तो उन्हें वहां पर पाकिस्तान की सेना कुचल देती है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान की छाती को चीरकर वहां से उनका खून, उनका पानी, उनका पसीना सब ले लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में वहां पर सिर्फ बंदूक की गोली मिलती है बलूचिस्तान वासियों को। तो ये पूरी परिस्थिति हिंदुस्तान की वजह से है क्या? हिंदुस्तान की पॉलिसीज वहां पे चल रही है क्या? नैना जी देखिए, एक बात बड़ी एक एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब आप अपनी चीज को ठीक ना कर सको और चीजें आपके काबू से बाहर हो जाए तो अपने पड़ोसी पर ठीकरा फोड़ दो। यही हो रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 38% का एरिया पड़ता है। पाकिस्तान के मैक्सिमम खनिज पदार्थ और वहाँ की मिनरल्स, जमीन के अंदर जो वहाँ का वेल्थ है वो बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान के अंदर आज हालत यह है कि आप तो मेरे ख्याल से 10-15 ज्यादा कह रही हो, मेरी जो स्टडी कहती है मेरे ख्याल से 8 से 10 घंटे भी बिजली उनको मिल जाए ना तो नहीं इनका मिलती बहुत सर, मुश्किल से 2 से 3 घंटे बिजली आती है। मैं तो फिर भी अभी बोल रही हूँ कि हो सकता है ऐसा कुछ बदलाव हुआ हो, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है 20 से 22 घंटे वहां पे ब्लैकआउट रहता है। यस यस यस, ओके, मैं इसको अदरवाइज समझा। वहां पे ये बात सही है। देखिए वहां के गांव में भी देखिए, हम लोग स्टडी करते हैं, हम पाकिस्तान में तो नहीं जाते, ये स्टडी करते हैं वहां के। आज गांव में देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है। गांव का, शहर को छोड़ दो, किसी शहर में अच्छी बिजली दे रहे होंगे, 6-7 घंटे दे रहे होंगे। आप वहां के गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन लीजिए मैम, 1/3 भी नहीं है, मतलब 33% भी नहीं है। वहां के लोग आज भी केरोसिन लैंप पर उसमें काम चला रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको डाउन करना है मुझे, लेकिन जो मैं कहता हूं जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, अगर मेरी नॉलेज कम है तो दुरुस्त कीजिएगा मुझे। जो वहां पर जो आज भी बेसिक सुविधाएं हैं, देखिए ये लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ना उस पर शौचालय पर ध्यान देते हैं। देखिए मैम, इनको नहीं पता कि कितनी जीवन की जो बेसिक नीड्स है आप पहले उनको पूरा कीजिए। उसके बाद जब बेसिक नीड्स पूरा हो जाएगी, आदमी सोशल नीड्स की तरफ आता है। जब बेसिक नीड्स पूरा हो जाएगी तो आदमी को लगता है कि मेरा एक लेवल पूरा हो रहा है, गवर्नमेंट मुझ पर ध्यान दे रही है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। इन्होंने क्या किया है, अभी वहां से अभी 1 महीने पूरे या 1.5 महीने पुरानी रिपोर्ट है, और ये भी इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एजेंसी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान 2 आने के बाद उन्होंने सख्ती की और वहां से ओपीएम की खेती को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अभी भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पॉकेट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सैटेलाइट पिक्चर्स के द्वारा अभी इंटरनेशनल मीडिया में घूम रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने ओपीएम की खेती को एनकरेज किया है, सो दैट उससे पैसा, मनी हार्वेस्ट करके वो अपने पंजाब ले जा सके और बदनाम किया जाए बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान के अंदर इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम ऑलमोस्ट नील, रोड सिस्टम लिटरली काम चलाओ। और वहां पे जो कहते हैं कि जो वहां से एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस आती है, देखिए भाई साहब मुझे नहीं लगता कि आपने किस लेवल के और जो भी आप कहते हैं एविडेंस किसको दिया है। अगर भारत सरकार को दीजिए डोजर, जैसे हम देते थे आपको, आप हमको दीजिए डोजर। भारत सरकार आई एम श्योर कि कॉम्पिटेंट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस पर ध्यान देगी, और अगर उसमें कुछ दम होगा तो आपको कन्वे किया जाएगा, और नहीं होगा तो मेरे ख्याल से इट विल बी डोजर ऑफ द फॉल्स पॉलिसीज, दैट्स ऑल। अच्छा, अब आता हूं मैम, इसके बाद वहां के जो सिस्टम है बलूचिस्तान में मैम, यहां तक खबरें हैं कि जो लोग आवाज उठाते हैं उनको मिलिट्री चॉपर्स में भर के ऊपर से छोड़ दिया जाता है, पहाड़ों के ऊपर गिरा दिया जाता है। उनके परिवार के लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो गायब है। वो गायब तो हो गए, लेकिन वो जिंदा है या मरे हुए हैं।
उनको नहीं पता चलता। आप जैसे कह रहे हो 40,000 की, जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे, मैं डाटा पे न जाके मैं एक बात करता हूं, मैं इस अली बात को असगर पूरी भट्टी तरह से करता हूं कि सुनिएगा जरा। जी 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 संजीव जी। जी नैना जी, बलूचिस्तान के अंदर जो एट्रोसिटीज हो रही है, ये वहां पर मुनीर साहब की हताशा का एक संकेत है। और पूरी तरह से मुझे लगता है कि बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है वो ऐसे नहीं बनी है, वो बनी है असंतोष और पूरे के पूरे इस टाइप की जो उनके साथ ओवरलुकिंग है, उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनके संसाधनों को दोहन करके और दिया गया चाइना को, और आज अमेरिका को पेश किया गया प्लेट के अंदर। अभी 2 महीने पहले मुनीर साहब लेके गए थे और एक जैसे एक बिजनेसमैन होते हैं, एक डिस्प्ले करते हैं, एक मार्केटिंग उसकी तरह, उसको उन्होंने डिस्प्ले किया। अली असगर दूसरी भट्टी। बात, जी ग्वादर, सॉरी एक ही मिनट लूंगा। जी। ग्वादर मैम, ग्वादर पोर्ट बनाया गया सी पैक के थ्रू, नीचे आ जाइए। ये था कि चाइना का पूरा बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए। चाइना इनको अपने झांसे में लिया और लोग झांसे में आ गए। चाइना ने पैसा फेंका, इनके लिए नहीं फेंका, अपने लिए फेंका। मैम सी पैक के दोनों तरफ चाइनीज चौकी आज भी बनी हुई है। ग्वादर के ऊपर चाइनीज साइन बोर्ड है, उसके एयरपोर्ट के ऊपर, वहां तक कोई फ्लाइट लैंड नहीं होती, लेकिन चाइनीज ने, वो चूंकि चाइनीज वहां पर उनको कुछ अटैक हुए, इसलिए चाइनीज ने वहां पे अपने आप को रोका है। लेकिन आज भी आप ग्वादर पे जाके देखिए, कोई इन्हीं का यूट्यूबर था जिसने वहां की जो वस्तुस्थिति है सब पूरे दुनिया के सामने लाई कि यहाँ पे तो उर्दू नहीं है, पंजाबी नहीं है, और कोई लेकिन भाषा भी सबसे नहीं बड़ी है, सिर्फ चिंता की चाइनीज बात के तो ये है अंदर ना वापस अली असगर भट्टी, जो मैं अभी ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्ट्स का जो आंकड़ा पेश करी थी, उसने उस रिपोर्ट में कई बड़ी बातें कही। वो ये भी कहा कि बाकायदा जिस तरह से बलूचिस्तान या पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में लोगों का शोषण हो रहा है, वो वहां की सेना की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान की सेना का जिक्र है जनाब, हिंदुस्तान की सेना या हिंदुस्तान की आवाम या हिंदुस्तान की सरकार का जिक्र नहीं है। एक तो ये जो आप रिपोर्ट्स का जिक्र कर रही हैं, उसके अगर स्क्रीन का अक्स भी यहाँ पर पेश कर दी तो अच्छा होता है मैं कि बोल रही हूँ, इतनी देर 40,000 में का आप इल्जाम गूगल तो आपने कीजिए, लगा आप दिया, इतनी लेकिन देर में आपके पास गूगल अभी कर प्रूफ लेते। नहीं होगा। हाँ, आप इतनी देर में, अभी आपको अपने ह्यूमन राइट कमीशन पे भरोसा नहीं क्या? जब ये आप इतना ज्यादा है क्या कि अब ह्यूमन राइट कमीशन को भी आप लोग इतनी मान्यता नहीं देते? नहीं, आपने उनका जिक्र कर लिया, लेकिन प्रूफ नहीं दे रही। आपने तो जिक्र कर दिया ना, मैंने तो बताया। रिपोर्ट दूसरी बात ये पढ़ी, अभी आपने बताया, अभी आपने दूसरा बताया कि ग्वादर के बारे में बताया। ग्वादर के में कहता है कि आप चीन के अलावा कोई दूसरा यानी कि जहाज नहीं जा सकता, कोई दूसरी भाषा नहीं बोली जाती, कोई ऐसे नहीं बोला जाता। आपको चीन के बलूचिस्तान के बारे में इतने नॉलेज नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें जितना नॉलेज है इतना किसी को भी नहीं होगा। हाँ, वो हमारे किसी यूट्यूबर्स या किसी दूसरी चीज को उठा के उसी को हाईलाइट कर देते हैं। वो कुछ पाकिस्तान के कुछ मुखालिफ लोग भी तो होते हैं जो यानी कि जिसको सहूलतकारी भी आप लोग कर रहे होते हैं। उस तरह के और बंदे जो आपको मिल जाते हैं, उसको ताने बाने लेके फिर उसको वरवला शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर सहूलतें मैसर नहीं है। वहां पर बलूचिस्तान में जितनी एजुकेशन है, जितने कारोबारी मराकज हैं, जितने ताने बाने मिलते हैं, इतने तो आपको पता भी नहीं होगा। और दूसरी बात है कि सी पैक के बारे में, वो चीन हमारा जो है वो पार्टनर है, दोस्त है हमारा। वो वहां के किस ममालिक में, पाकिस्तान के किसी खिते में, किसी जगह पे ऐसी जगह नहीं है जो वहां का पाकिस्तानी मुकामी बंदा है वो जहां पर जा ना सके। आपने अभी कहा कि बलूचिस्तान के जो मछेरे हैं वहां पर बिजनेस मछलियां नहीं कर सकते, वहां पर बिजनेस नहीं कर सकते, वहां पर उनको जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर बलूचिस्तान में किसी बंदे को किसी किस्म की कोई ऐसी सख्ती नहीं है। दूसरी बात आपने की लाइट के बारे में, कि 12 घंटे 13 घंटे हमारे पास पाकिस्तान में, अगर आप किसी को नुमाइंदे को बेच के देखें ना कि हमारे पास बाफर इतनी बिजली है कि हमारे पास जो बिजलियां बनाने वाली कंपनी है ना, हम उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं, इस्तेमाल होना हो लेकिन एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। इट्स मीन कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत ज्यादा बाफर मकदार में मौजूद है, और 1 मिनट भी लोड शेडिंग हमारे पाकिस्तान में किसी भी खिते में, किसी भी गांव में ले लें, किसी तो हाथ में भी ले लें, यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती। पूरा बलूचिस्तान ले लें, सिंध ले लें, केपी की ले लें, पंजाब ले लें, कश्मीर ले लें, किसी भी आप इलाके का पूछेंगे वहां पर आपको बाफर मकदार में बिजली मिलेगी। तो यही चीजें कह रहे तो अली आप थोड़ा सा असगर भट्टी, पाकिस्तान के बारे में अली असगर भट्टी, मैंने आपकी इत्मीनान से बात को सुना और आप भी जानते हैं इसमें 80% बातें जो है आपने उसको बरगलाने वाली बात कही। लेकिन मैं अली शाह को भी बीच में लेकर आना चाह रही हूँ। अली शाह, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, बार बार पाकिस्तान में जब भी ऐसा कोई तनाव होता है तो जो ये कहा जाए आसिम मुनीर है वो हिंदुस्तान का नाम ले लेते हैं। टीटीपी तालिबान को पाला पोसा बनाया एक तरह से सीधे सीधे पाकिस्तान ने, लेकिन अब जब वो उन्हीं के खिलाफ, अब वो जब समझ रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमारा पूरा दमन होता रहा, अब वो जब एक्शन लेने की बात करते हैं या फिर एक्शन वहां पे एक अलग तस्वीर नजर आती है तो कह देते हैं कि भाई हिंदुस्तान की वजह से है। बनाया किसने? दूसरी बात ये, अली असगर भट्टी आप भी सुनिएगा, पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अफगानिस्तान का भी शोषण किया, और अब भारत ने अफगानिस्तान के साथ में जिस तरह से उनकी ट्रेड डील्स है, वहां पे स्कूल बनाते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वहां पे एक अलग तस्वीर है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को क्या दिया?
पाकिस्तान बलूचिस्तान तो बार बार कहता है भाई फ्री होल्ड स्टेट तक का दर्जा दे दीजिए। टैक्स की बात अगर की जाती है, उनको तो उतने उस तरह से अधिकार भी नहीं दिए जाते हैं। अलीशा और अली असगर भट्टी। अलीशा जी देखिए नयन जी, पाकिस्तान के अंदर जब कोई तनाव है, कोई कुछ पैदा हो रहा है इनके खिलाफ, सबसे आसान तरीका है कि जिंगोजिम पे आ जाओ, यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर दो, 2-4 बयान दे दोगे और वहां की जनता बेवकूफ बन जाएगी, वहां की जनता आपका साथ देगी इसमें। इसके बजाय अगर आप कंस्ट्रक्टिव सोचें आपको अपने मुल्क को और आगे कैसे जाना है, करना, भलाई के आतंक पे मार काट देंगे, इनका जो भी जब वो अगर इसको पाकिस्तान के जाओ तो और ये आप भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर बुरी शहर चाहिए तो पाकिस्तान के वजीर जाओ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग करेक्ट करेंगे बाद में, ठीक है। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने कितने भिखारियों को भगाया वहां जो पाकिस्तान से आए थे कि ये भिखारी कटोरा। अली असगर भट्टी का ऑडियो अप करें प्लीज, वो कुछ कह रहे हैं। तो अली शाह की आवाज नहीं आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें कि हमारे जब से सीडीएफ बने हैं, आसिम मुनीर साहब आपको माशाल्लाह वो आपको याद भी होती है, इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो जंग है ना वो मसलत की गई थी, उसका आपका बुरा मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी वजह से तो आप कहते हैं कि हमारे से देखें कि आपके इंडिया की फोर्सेस कितनी ज्यादा है, बजट कितना ज्यादा है, फंड्स आपके कितने ज्यादा है। आप हमारे से हर तरह के पैसे आबादी के लिहाज से लें, हमारे से 4 गुना या 6 गुना आपकी आबादी भी ज्यादा है। लेकिन जब से हमारे सीडीएफ आसिम मुनीर आपके पास आए हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उस वक्त से आप उसकी यानी कि पूरी दुनिया में आपको सिर्फ इंडिया के अलावा और इसका अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, उनके गुण गाती है। उनके कौन से ममालिक है, यूएई ले लें, सऊदीया ले लें, तुर्की ले लें, अमेरिका ले लें, कितने ममालिक आपको नाम बताऊं, वहां पर आपकी सीडीएफ का यानी कि गुण गाती हैं। सिर्फ आपको मरोड़ उठता है कि हाँ भी सीडीएफ यानी कि वो बहादुर आदमी है, फौजी जर्नैल है, वो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, उस वजह से आप उसकी यानी कि क्राइटेरिया करते रहते हैं। अदरवाइज आपको देखें कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो कितने बहादुर हैं, कितने उन्होंने आपको देखा होगा कि हमेशा बरादराना तौर पे हमारे पाकिस्तानी के जो फौज के जवान है ना, वो किसी बॉर्डर भी, आपने कश्मीर का जिक्र किया था, बलूचिस्तान का जिक्र किया था, तो वहां पर वो फौजी जा नहीं सकते। हमारे फौजी जो कश्मीर में जवान है, जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो पाक फौज के जवान ड्यूटी दे रहे हैं, भाइयों जैसा समझते हैं। कश्मीर भी हमारा हिस्सा है और हमारी तरह आपके कितने कश्मीरियों को हम बुरा बोला कहते हैं, वहां पर सख्तियां करते हैं, नेट बंद करते हैं, जुल्म सितम करते हैं। यहाँ पर वो सिस्टम हमारा वाला नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ से हक मारते हैं, दूसरा पर झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये हमारी तरफ नहीं। आप देखा कि आप ही की रिपोर्ट एनआर की है, जो सिंगम सत्य पत्नी आपका वो है, उसका नाम है भूल गया हूं, वो रिपोर्ट्स आपके 2 दिन पहले आई है, जिसने पहलगाम के बारे में आपका यानी कि बताया है कि ये पाकिस्तान पे इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया, ऐसा इल्जाम इनको नहीं लगाना चाहिए था। आप ही की रिपोर्ट्स पे आप ही के मालिक का, आप ही का नुमाइंदा, आप ही का सियासतदान है जिसने यहाँ पर यानी कि इसको बताया था। आप दूसरी तरफ देखें, अली असगर भट्टी कौन, किन की बात कर रहे हैं आप? आपकी बात कर रहा था, आपके जो रिपोर्ट थी जिसमें एक तो आपका नेटवर्क भी आज ऐसा लग रहा है सपोर्ट नहीं कर रहा है। संजीव मलिक जी, दरअसल यही बात हो जाती है कि जब मैं ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों को पेश करती हूं तो ये वो उनको एकदम पूरी तरह से बेबुनियाद नजर आते हैं, और जाने कौन सी किसी जमाने की या कौन से हिस्से की रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसमें ऐसे उलझुल तमाम तरह के दावों की बात कर रहे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का ही जिक्र कर लेते हैं, जो अभी सबसे बड़ी चुनौती है आसिम मुनीर के लिए, चाहे बात बीएलए की हो, बीएलएफ की हो, टीटीपी की हो, आईएसआई, खुरासान जैसे अलग अलग ऐसे तमाम संगठन जिनके फुटप्रिंट्स मिलते हैं पाकिस्तान में। आखिर इन्हें पनाह किसने दी, इन्हें बढ़ाया किसने, और कैसे चुनौती बढ़ा रहे हैं आसिम मुनीर की, और वो ठीकरा फोड़ देते हैं हिंदुस्तान पे। नैना यादव जी, बात बिल्कुल साफ है। वहां की पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने का एक ही जरिया है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जहर घुलो।
हिंदुस्तान के खिलाफ गलत सलत बोलो, और यहाँ के हमको ये सेकुलर का होने का उपदेश देते हैं। मेरा देश सेकुलर है, मेरी आर्मी के अंदर सारा सर्वधर्म समभाव एक ही जगह पर होता है, सब लोग एक साथ बैठते हैं, हर त्योहार एक साथ मनता है। इनके यहाँ मनता है? कितने हिंदू लोग इनके जनरल बने हैं? मेरे तो अता हुसनैन, अभी अभी मेरे मेरे बॉस थे, अता हुसनैन बने हैं। और यहाँ से देख लो, मतलब लंबी लाइन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेट्रोजीनियस एनवायरमेंट की हमारे यहाँ पे, और ये बात करते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये, भट्टी साहब सुनो, अगर आपके जनरल साहब एक यहाँ की मेजोरिटी को कंडम करते हैं, तो देखिए आपकी जहां पे जो डिसइंटीग्रेट करने वाली फोर्सेज है, क्या उनको सारा नहीं मिलेगा? अभी अली शाह जी ने बताया था कि 16 अप्रैल को उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने हिंदुओं को बहुत डिग्रेडेड किया था। देखिए हिंदू भी एक बड़ी पॉपुलेशन है, उनको भी तो जीने का अधिकार है जी, नहीं है? या सिर्फ मुस्लिम को जीने का अधिकार है? और अली शाह मुस्लिम नहीं है, ये बैठे मेरे साथ ही बैठे हैं ना। देखिए मेरी बात सुनो, आप ये जो फेनेटिक्स है ना, इनको आप कम कर दो। और जब फेनेटिक्स आप कम कर दोगे ना, ये मौलवियों को मारो डंडे और इनको बाहर भगाइए, अच्छी शिक्षा लाइए, अच्छे लोगों को लाइए जो इस लेवल की एजुकेशन दे कि जो पाकिस्तान में एक अच्छे सिटीजन पैदा जब आपके यहाँ होंगे तो एक सोच अच्छी होगी। सारी कहानी आपके माहौल की है, और जब माहौल अच्छा होगा तो वहां पे सिटीजन जब आप अच्छे करोगे वो सब अच्छे अच्छे पदों पे बैठेंगे। आज भारत में देखिए, मैं बीएल अभी बलूचिस्तान पे आना चाहता हूँ। देखिए बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, एक्नॉलेज कीजिए, जड़ों पे आइए। वहां पे बेसिक कम्युनिटी स्कूल कॉलेज, देखिए वहां की कितनी साक्षरता है वहां। सुनो ना मेरी बात भट्टी जी, मेरी बात सुनिए भट्टी जी, बड़े प्यार से बता रहा हूं। देखिए बलूचिस्तान में लिटरेसी कितनी है? 28% भी नहीं है, 27-28% है। और फीमेल तो मेरे ख्याल से 15% है वहां पे। खैर एनीवे, ये डाटा पे मैंने इतना नहीं जाऊंगा, एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। जब तक आप अपनी बेसिक्स पे काम नहीं करोगे, इंडिया के खिलाफ चिल्लाने से देखो होगा क्या कि आम पब्लिक को आप इकट्ठा कर लोगे, उसको एक माला में बांध लोगे, वो हाय हाय इंडिया करती रहेगी। और लगता है कि आपके जनरल साहब जो सीडीएफ साहब है वो अपने आप को सेफ फील करेंगे कि मैंने इनका ध्यान भटका दिया है, अभी थोड़े दिन के लिए मैं सेफ फील करता हूं। देखिए कहानी ये है कि अगर आपके अमेरिका से जो आशीर्वाद आया होगा ना, ब्लेसिंग्स आई हुई मुनीर साहब के लिए, ही विल बी योर टॉप मैन वन डे, चाहे वो प्रेसिडेंट बने या किस रूप में है या क्या नाम दिया जाए, ही विल बी। अब आप जो 27वां संविधान लेके आए हो कि अब उनको ये भी आशीर्वाद है कि आप चाहे जो कीजिए, चाहे जिसको डालिए, चाहे जिससे बदला लीजिए, चाहे जिसको अपने पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट को जैसे सप्रेस कीजिए, आपको सवाल हो ही नहीं सकता। तो मेरी सवाल समझिए आप, कल आप ही जैसे पत्रकार कम्युनिटी है, अगर आप सच्चाई लिखना शुरू कर दोगे, कल वो कुछ ऐसी चीज होती है सरकार की तरफ से तो आपको ही पकड़ के अंदर डाला जाएगा, आप आवाज नहीं उठा पाओगे। आज आपको अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूं आपके सीडीएफ हैं, आपके जो भी है वो आपका मामला है। हम जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पर करते हैं, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब वहां पे डिसीजन मेकिंग ताकत एक रिलायबल बनती है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं संजीव जी, यानी कि जिस तरह से अभी पूरे हालात हैं अली असगर भट्टी की, ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है कि मुद्दा हट जाए और ध्यान भटक जाए मोहसिन रजा जी। और जिस तरह से यहाँ की नाराजगी है, क्योंकि बलूचिस्तान जाकर इस तरह से अगर हिंदुस्तान को लेकर वो टारगेट करें, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ की जनता लगातार, वो खुद कहती है कि भाई आप जनमत संग्रह करा लो, हम तो भारत के साथ जाना चाहते हैं। वो कहती है कि पाकिस्तान की सेना हमारा यहाँ पर हमारा शोषण करती है। तो क्या सिर्फ सेना में एक उत्साह भरने के लिए हिंदुस्तान को गरियाने की एक तरह से कोशिश है? तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो अवाम की आवाज है उसको सुनना चाहिए। अगर बलूचिस्तान के अवाम कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी आवाज सुननी चाहिए। और इसी तरह जो कश्मीर है आपके पास, उसके अवाम अगर कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें भी हक देना चाहिए। कौन कहता है? मुझे एक बात बताइए, सुनिए मैं आपको बताती हूँ, वो दौर बहुत अलग था मोहसिन रजा, वो दौर बहुत अलग था। आप अगर बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जरा ये बताऊं कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट है, वहां पे हाई क्वालिफिकेशन के लिए बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से है, वहां पे बिजली पानी की मूलभूत ऐसी परेशानियां नहीं है। दूसरी बात यह कि वहां पे लोगों के पास में वोट करने का अधिकार है, कुछ समय पहले स्वतंत्र सरकार वहां के लोगों ने चुनी है, वहां पर बड़े स्तर पर टूरिज्म होता है, टेररिज्म नहीं होता बलूचिस्तान की तरह। आप करवा दीजिए वहां पर, ऐसा है तो चुनाव करवाइए, टूरिज्म को बढ़ाइए, वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, बिजली पानी तो दे नहीं पा रहे हैं आप पाकिस्तान बार बार कहते हैं जम्मू कश्मीर लेगा। आपका एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। आपने एक बात सोची है,
आप कभी पाकिस्तान का दौरा करें तो आपको मालूम होगा अरे ऐसी जनाब, मैं तो सुविधा नहीं है बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ ना। आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, तो जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान में तो जमीन आसमान का अंतर है मोहसिन रजा जी। के लोग बहुत खुश है हुकूमत के साथ। वहाँ एक असम्बली काम कर रही है, वहाँ एक चीफ मिनिस्टर है, वहाँ अदालत है। आप अपना मुवाजना कश्मीर का बलूचिस्तान से करें तो उस आपको लगेगा कि बलूचिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं। अवाम कोई अच्छा, इंडिया कुछ के समय साथ पहले जाने बड़े स्तर पर तस्वीरें नजर आई थी अली शाह, कुछ समय पहले तस्वीरें नजर आई थी वहां की सेना के प्रति नाराजगी जताते हुए, सेना को पीछे भगाते हुए, हमें भारत के साथ जाना है ये कहते हुए। चलिए भारत के साथ नहीं जाना, इस एंगल को साइड में भी कर देते हैं मोहसिन रजा जी के कहने पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि भाई वहां पर सरकार है, कोर्ट है, आखिर वो चलाता कौन है? तो आवाम जो है वो आखिर इतनी प्रताड़ित क्यों है? क्यों वहां के हुक्मरानों के खिलाफ नाराजगी है उनकी? फिर अली शाह जी नैना जी, देखिए अगर ऑब्जर्व किया आसिम मुनीर या बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, यहीं पे जो वीडियो दर्शा रहे हैं, और इनके ही मिनिस्टर ने कबूल किया है कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड सरकार है, यानी कि सरकार जो गवर्नमेंट है सो कॉल्ड इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड कह रहा हूं, और एक मिलिट्री है। अगर ये हाइब्रिड है, बराबर की है, क्या ऐसा बनता है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतना झुकना पड़ता है उनके वजीर आजम के पहले कि आगे? नहीं ना। तो जाहिर सी बात ये है कि वो कुछ चाह रहे थे वजीर आजम से करवाना, जो उन्होंने करवा लिया। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान ने इनके नाक में दम कर रखा है एक अलग देश मांगते हुए, लेकिन ये जोर जबरदस्ती है। ना पानी का है, ना बिजली आती है, गटर का पानी दे रहे हैं ये लोग, शर्म नहीं है बिल्कुल भी। बिजली काटी हुई है, बदसलूकी करते हैं ये। बलूच लोग खुद कहते हैं कि हमको नहीं रहना। अब क्योंकि हिंदुस्तान इंसानियत का पक्ष रखता है, हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा है, तो इनको ये क्या इल्जाम लगा देते हैं हिंदुस्तान पे? ठीक है, यही तो बात है। कुछ कहीं पर भी जब घिरते हुए नजर आते हैं तो इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन यही बात तो मैं संजीव जी और मोहसिन रजा से समझने की कोशिश कर रही हूँ। मोहसिन जी, कि हमने देखा था कुछ समय पहले बलूचिस्तान प्रांत से या गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे प्रांत से ही खुद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने तो बाकायदा खुद ये बात सीधे सीधे आपके ये कहा जाए सदन के अंदर तक कही थी कि जिस तरह से वहां की सरकार या जो परिस्थितियां हैं वहां की आवाम को वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाती, वहां के लोग परेशान हैं, हैरान हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात आपकी ठीक है कि गवर्नेंस का इशू है, या हुकूमतें जो है आवाम को उस तरीके से सहूलियात नहीं दे पाती, और ये बात मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ। और पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, ये अपने वसाइल के मुताबिक ही ये लोगों को सहूलियात दे सकता है। लेकिन मैं ये आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आप समझती हैं कि लोगों को ये हक देना चाहिए कि वो इस मुल्क में जाना चाहते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों को भी दे और कश्मीर के लोगों को भी दे। कश्मीर के लोगों से भी आप पूछें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, एक सेकंड, लेकिन संजीव मलिक जी अगर बार बार फिर से जम्मू कश्मीर में, हालांकि जम्मू कश्मीर जो हमारा है शुरू से ही पाकिस्तान ने जिस इलाके पर कब्जा करके रखा है, वहां की जनता भी जानती है पाकिस्तान के साथ में रहकर आखिर क्या है। और जनमत संग्रह की अगर बात होती है तो ये पूरा देश, पूरी दुनिया बलूचिस्तान या जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानती है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म है, वहां पर कितनी आजादी है, उनको वोट देने से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बलूचिस्तान की आवाम के पास में ये? और बलूचिस्तान भी छोड़िए, वहां पर जिस तरह से दहशतगर्दी है जो बढ़ाई गई है वो खुद पाकिस्तान की देन है। नैना यादव जी, किसी देश में असंतोष या किसी प्रांत में असंतोष तब होता है जबकि वहां की उनके मूलभूत अधिकारों का हनन हो, वहां को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाएं। ये अब मैं एक छोटा सा बताता हूँ मोहसिन साहब, मेरे J&K में 42,000 किलोमीटर की रोड से, आप खुद ढूंढ लीजिए बलूचिस्तान में कितनी रोड है, जिसके अंदर मेरे मेरे J&K के अंदर 2000 का NH है, नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दुनिया का सबसे एफिल टावर से भी ऊंचा रेलवे ब्रिज, और दुनिया का एक नायाब नमूना
हमारे यहाँ है, और ऐसी ट्रेन चलती है हमारे यहाँ पे, ऊपर से टॉप, ग्लास के टॉप है, दुनिया के नज़ारे देखते हुए टूरिस्ट जाते हैं, बर्फ के नज़ारे भी देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसी देश का प्रशासन वहां की मूलभूत समस्याओं पर को नजर डालता है और उन पर काम करता है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं श्रीनगर के अंदर, 2015 में ही गए थे, उन्होंने वहां पे हजारों करोड़ का पैकेज तभी बताया था, लेकिन पैकेज को मेटेरियलाइज होने में टाइम लगता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स टेक टाइम। ऐसा नहीं होता फूंक मार दिया प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं। अब आप ये बात करिए। और सर ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्योंकि अब वक्त की कमी है, लेकिन आपने एक बात बड़ी दुरुस्त कही कि जिस तरह से नेशनल हाईवेज हैं, और अगर मैं भारत की बात करूं तो एम्स, आईआईएम, आईआईटी, 35 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 3800 से ज्यादा हेल्थ सेंटर्स हैं, और बलूचिस्तान की तो आवाम ही इन सारी चीजों के लिए लड़ाई लड़ रही है, इसी बात को लेकर जंग लड़ रही है। लेकिन जब अपनी कमियां छुपाने की बात आती है तो यहाँ पर भी ये कहा जाए कि भारत को टारगेट कर देते हैं आसिम मुनीर, ताकि ये कहा जाए कि अपनी कमियों को छुपा सके और यहाँ के मुद्दों से ध्यान भटका सके। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।